आज की बात। स्वागत। ये बड़ी ही सामान्य बात है कि जो महामानव होते हैं, महापुरुष होते हैं, उनके जीवन के साथ कई अलौकिक घटनाएं जुड़ जाती हैं। अब ये जुड़ जाती हैं या जोड़ दी जाती है, ये भी एक बड़ा विशिष्ट प्रश्न हो सकता है। तथागत बुद्ध के जीवन के संबंध में भी ये बात बराबर लागू होती है। ये जो पुस्तक हमारे हाथ में है, ये दरअसल भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी की पुस्तक है, बौद्ध धर्म एक बुद्धिवादी अध्ययन। ऐसी पुस्तक है ये कि जिसकी कई हजारों प्रतियां लोगों ने खरीदी, अपने पास रखी। इस पुस्तक से बड़ा प्यार करते हैं लोग। बुद्ध भूमि प्रकाशन की ये पुस्तक है और इसमें भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी अपने मन में उठते हुए जो प्रश्न हैं उनको खड़ा करते हैं और उनको खड़ा करके उनके उत्तर खुद ही खोजते हैं। और ये जो स्वयं की जिज्ञासा से उत्पन्न हुए प्रश्नों के दिए हुए जो उत्तर हैं वो क्या हो सकते हैं, इस पर ये इस पुस्तक की रचना है। और डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन जी का परिचय तो आप जानते हैं कि बौद्ध साहित्य के एक प्रकांड विद्वान जिनको कहा जाए, तो ऐसे भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी रहे हैं और उन्हीं की ये पुस्तक है। तो यहाँ इसी के आधार पर एक छोटा सा प्रश्न जो इस पुस्तक में उपस्थित होता है, उस प्रश्न को आपके पास पहुँचाते हैं। आपके मन में भी कई बार ये प्रश्न उपस्थित हुआ होगा। तथागत बुद्ध का प्रादुर्भाव ये कोई कल्पना नहीं है। तथागत भगवान गौतम बुद्ध का इस धरती पर आना ये वास्तव है। इसमें कहीं कोई कपोल कल्पित कल्पनाएं जो होती है ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बुद्ध के जन्म के संबंध में जो कथाएं जातकों में मिलती है, जातक अट्टकथाएं जो हैं, जिसमें अट्टकथाकार बुद्ध के जन्म के विषय में जो चीज़ें लिखते हैं, सहज प्रश्न उपस्थित होते हैं। और इन्हीं प्रश्नों के उत्तर इस समय यहाँ हम लोग समझेंगे भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी से। देखिएगा, बड़ा सहज प्रश्न हुआ है कि सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का जन्म किस जगह हुआ। तो जातक अट्टकथा में इसका बड़ा विश्लेषण किया हुआ है। जातक अट्टकथा में लिखा है कि महापुरुष ने जन्म लेने के समय को विचारा, यानी कि सोचा कि जन्म कब लिया जाए, फिर द्वीप में, मतलब किस द्वीप में लिया जाए। और ये सोचते हुए, देखिए जातक अट्टकथा में ये बात लिखी हुई है, और फिर ये सोचते हुए बुद्ध जम्बूद्वीप में ही जन्म लेते हैं। अट्टकथा में इसका उल्लेख मिलता है। तो बुद्ध जम्बूद्वीप में ही जन्म लेते हैं, अतः द्वीप का निश्चय किया। और फिर उन्होंने ये तय किया कि नहीं, जम्बूद्वीप में ही जन्म लिया जाए। फिर देखिएगा, जम्बूद्वीप तो 10,000 योजन बड़ा है। अट्टकथा में आगे इस बात को लिखा गया है कि जम्बूद्वीप तो 10,000 योजन बड़ा है। कौन से प्रदेश में बुद्ध जन्म लेते हैं, इस तरह प्रदेश देखते हुए मध्य प्रदेश पर उनकी नज़र गई, उनकी दृष्टि पड़ी। और फिर मध्य प्रदेश की पूर्व दिशा, इस पूर्व दिशा में कजंगल नामक कस्बा है, उसके बाद बड़े शाल के वन हैं, और फिर आगे सीमांत देश है। मध्य में सललवती नामक नदी है और उसके आगे सीमांत यानी कि प्रत्यंत देश है। दक्षिण दिशा में सेतकर्णिक नामक कस्बा है और उसके बाद सीमांत देश है। पश्चिम दिशा में थून नामक ब्राह्मणों का ग्राम है और उसके बाद सीमांत देश है। उत्तर दिशा में उशिरध्वज नामक पर्वत है और उसके बाद सीमांत देश है। ये लंबाई में 300 योजन
और चौड़ाई में 250 योजन और घेरे में 900 योजन है। और इसी प्रदेश में बुद्ध, प्रत्येक बुद्ध, अग्रश्रावक यानी कि प्रधान शिष्य, महाश्रावक, चक्रवर्ती राजा तथा दूसरे भी महाप्रतापी ऐश्वर्यशाली क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य पैदा होते हैं। इसी में ये कपिलवस्तु नामक नगर है, यही मुझे जन्म ग्रहण करना है, ऐसा निश्चय किया। ये सारा वर्णन बड़ा विस्तृत वर्णन है जो जातक अट्ठकथा में मिलता है। अट्ठकथाकार ने इसे बड़ा विस्तृत रूप में लिखा है। भंते जी के मन में प्रश्न आता है कि क्या कोई व्यक्ति जन्म ग्रहण करने से पहले क्या वो अपने जन्म के बारे में सोच सकता है, कैसे विचार कर सकता है? तो भंते जी ने इस प्रश्न को अब उत्तर लिखा है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो भंते जी लिखते हैं कि पहले तो क्या यही बात विचारणीय नहीं है, इसी बात को नहीं पूछना चाहिए। स्पष्ट ही है कि सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने अपने जन्म से जिस देश और जिस प्रदेश को गौरवान्वित किया था, उसी का गौरव बढ़ाने के लिए ये सारे कथन की रचना हुई है। बड़ी सामान्य सी बात कि अट्ठकथाकार बुद्ध के जन्म की इस कथा को इस दृष्टि में जो प्रस्तुत करते हैं कि बुद्ध ने जन्म लेने से पहले इस बात को सोचा। यहाँ सोचने और समझने वाली बात यह है कि जिस स्थान पर, जिस जगह पर तथागत बुद्ध ने जन्म लिए, उस जगह को जब गौरवान्वित हुआ वो क्षेत्र, तो उसका ही गौरव करने के लिए और उसकी महत्ता बताने के लिए, उसका गौरव बढ़ाने के लिए इस कथा की रचना की गई। अब इसको भंते जी अपनी तार्किकता से आगे और विश्लेषित करते हैं। वो लिखते हैं कि अब इसमें मध्य प्रदेश की लंबाई में 300 योजन यानी कि जो 2400 मील कहा जाए, और चौड़ाई में 250 योजन यानी कि उसे 2000 मील कहा जाए। अब ये बताया गया है, अब इसका घेरा बताया गया है 900 योजन, जो होता है 7200 मील। अब देखिएगा, अब ये जो घेरा बताया गया है 900 योजन, भंते जी लिखते हैं यहाँ कि ये जो घेरा बताया गया है 900 योजन, ये लंबाई चौड़ाई का माप अक्षरशः सत्य नहीं माना जा सकता। अट्ठकथाकार ने जो लिखा है, और इसे अगर इसका गणित कर लिया जाए तो ये तो माप बिल्कुल ठीक नहीं लगता, इसको सत्य नहीं माना जा सकता। क्योंकि मध्य प्रदेश की कौन कहे, आज का समस्त भारतवर्ष भी इतना लंबा चौड़ा नहीं है। जिस जगह में गौतम सिद्धार्थ ने जन्म लिए, राजकुमार ने, वो जगह भी, उस जगह की बात छोड़िए, पूरा भारतवर्ष भी इतना लंबा चौड़ा नहीं है। फिर यदि किसी प्रदेश की लंबाई 300 योजन और चौड़ाई 250 योजन को उसका घेरा माना जाए, इतनी उसकी लंबाई चौड़ाई मानी जाए, तो उसका घेरा 1100 योजन के आसपास होना चाहिए, ये न कि 900 योजन। अब इसमें से इतना ही कथन ग्रहण करने लायक है। भंते जी जिस निर्णय पर पहुंचते हैं वो ये है कि अब इसमें से इतना ही कथन ग्रहण करने लायक है कि सिद्धार्थ गौतम का जन्म उस कपिलवस्तु में हुआ था जो अब तिलौराकोट तौली हवा के नाम से जाना जाता है, जो नेपाल की तराई से 2 मील उत्तर की ओर है। वो जो लुम्बिनी का, शालवनों का वो जो क्षेत्र है, वो जो बड़ा पार्क का हिस्सा है जहाँ सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ, वो नेपाल की तराई से 2 मील उत्तर की ओर है। इतना माना जाए और इतना ही स्वीकारा जाए। यह कपिलवस्तु मध्य प्रदेश में स्थित था, जिसकी पूर्वी सीमा वर्तमान कंगजोल, जिला संथाल परगना जो भी बिहार में आता है, उसे माना जा सकता है, और जिसके मध्य में वर्तमान सिलई नदी जो हजारीबाग से मेदिनीपुर जिला तक बहती है,
इस ओर से जो जाती है वो सिलई नदी, और जिसके दक्षिण भाग में हजारीबाग ज़िले का सितकर्णिक नाम का कोई कस्बा था, जिसकी पश्चिमी सीमा हरियाणा प्रदेश के करनाल ज़िले का थानेसर नाम का कस्बा था, और जिसकी उत्तरी सीमा उशिरध्वज नाम का हिमालय का कोई पर्वत भाग रही। तो इस तरह से हमने अट्ट कथाकार के उस वर्णन को वर्तमान समय में इस तरह समझना चाहिए, और इस तरह समझकर ये निर्णय लेना चाहिए कि अट्ट कथाकार ने जो कुछ लिखा वो उसके वक्त की, उसकी अपनी कल्पना शक्ति की बात थी, जिसमें थोड़ी अलौकिकता भी है। लेकिन जो इहलोक की बात है, जो यहाँ की बात है, जो हम सब के सामने घटित होती बात है, और जो क्षेत्र हमारे सामने दिखाई देता है, वो ऐसा है, वो ये क्षेत्र है। आज की बात में यहाँ रुकते हैं। आप बने रहिएगा आवाज़ इंडिया के साथ, प्रोग्राम आगे भी जारी है।